Hello everyone, this is Varun Sharma from August IAS. We are into the 13th lecture of Indian Economy through Current Affairs series. You can join us on Telegram and YouTube for our other lectures. So let us start. पहला टॉपिक है एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट करे हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड. एक इनिशिएटिव आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आत्मनिर्भर भारत पैकेज. इसी पैकेज के अंदर ये रिफॉर्म्स इनिशिएट करे गए हैं एंड दिस पैकेज इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड टू काउंटर कोविड-19 पैंडेमिक. तो अब देखते हैं क्या रिफॉर्म्स लेके आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड करा है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को. अब इसको देख लेते हैं. सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज दैट की जो असेंशियल कमोडिटीज हैं दे शुड बी अवेलेबल प्लस दे शुड बी अवेलेबल एट अ फेयर प्राइस. मतलब पहले तो अवेलेबल होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए एक फेयर प्राइस पे. अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे करती है? बाय एलिमिनेटिंग होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. अब इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं एग्जांपल के थ्रू. लेट अस से कि अभी कोविड-19 स्टार्ट हुआ था जब मार्च के अंदर, तो पूरी की पूरी इंडिया को हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क चाहिए थे. अब इस टाइम में जो थोड़े से अनएथिकल ट्रेडर या अनएथिकल जो बिजनेसमैन होंगे वो मार्केट के अंदर से बाई करके बैठ जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं होर्डिंग. मतलब आपने बहुत सारा स्टॉक जो है बाई करा और आप उसे बेच नहीं रहे हो, आपने जो है मार्केट के अंदर स्कार्सिटी क्रिएट कर दी. अब दुनिया पूरा इंडिया घूम रहा है सैनिटाइजर के लिए और सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है और आप 1 लाख यूनिट रख के बैठ गए हो अपने वेयर हाउस के अंदर. तो गवर्नमेंट क्या करती है इस टाइम में? ऐसे बिजनेसमैन या ट्रेडर के ऊपर जो है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू रेगुलेशंस इंपोज करती है, स्टॉकिंग लिमिट्स इंपोज करती है कि मतलब आपके वेयर हाउसेस में 500 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स या जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे उससे ज़्यादा नहीं पड़ा होना चाहिए. अगर पड़ा हुआ तो गवर्नमेंट सीज कर लेगी, उसको प्लस पेनल्टी लगाएगी आप. तो ये लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम में, जैसे फेस मास्क चाहिए वो 100 रुपये का आ रहा था, अब किसी को मिल नहीं रहा है, तो लोग क्या है कि इस टाइम में कुछ भी पे करेंगे, स्पेशली द मिडिल क्लास और अपर क्लासेस. तो वो लोग क्या करेंगे इस टाइम में? ब्लैक मार्केटिंग करेंगे. ब्लैक मार्केटिंग मतलब जो इलीगल मार्केट होती है, इलीगल ट्रांजैक्शन होती है, इस सब पे रोक लगाने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होता है. आप थोड़ा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से देख लेते. जो एसेंशियल टर्म है इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट. एक्ट के अंदर जो एसेंशियल टर्म है इसको डिफाइन नहीं करा गया. एक्ट ये बोलता है असेंशियल कमोडिटी will be a commodity which is specified in the schedule of this act. इस एक्ट के जो स्केड्यूल में कमोडिटी को स्पेसिफाई करा जाएगा उसी को असेंशियल कमोडिटी माना जाएगा. तो ये पहली बात ध्यान रखनी. इसके बाद आगे चलते हैं. एक्ट जो है एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट एंड कंट्रोल कर सकें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एंड सेल ऑफ कमोडिटीज विच आर डिक्लेयर्ड एज असेंशियल बाय द एक्ट. यहाँ पे ध्यान रखना बीटी के लिए कि प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से सेल तक हर स्टेप पे गवर्नमेंट रेगुलेशन इंपोज कर सकती है असेंशियल कमोडिटीज के लिए. अब यहाँ पे एक्ट जो है एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऐड या रिमूव करेंगे कमोडिटी को इन द स्केड्यूल ऑफ द एक्ट. और किस कमोडिटी को? विच एवर इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अनियन के प्राइस बढ़ गए एकदम से. अब अनियन मान लो अगर स्केड्यूल में नहीं था, वैसे तो वो है, अगर मान लो अनियन स्केड्यूल में नहीं था तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे स्केड्यूल के अंदर ले आएगी और डिक्लेयर कर देगी उसे असेंशियल कमोडिटी. तो जो जो होर्डिंग करके बैठा होगा, जो जो ब्लैक मार्केटिंग करके बैठा होगा, वो सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो एलिमिनेट हो जाए. अब जो पीटी के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या है
It empowers the central government to add or remove the commodity from schedule in the public interest, but it has to be done in consultation with state government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट को, लेकिन कंसल्ट करना पड़ेगा विद स्टेट गवर्नमेंट. और इस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि अल्टीमेटली कौन जाएगा वहां पे जो सर्च करेगा, सीज करेगा वेयर हाउसेस को, वो पार्ट जो है प्ले कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब वो ढूंढना शुरू कर देंगे कि कौन कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज है. जनरली ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर होती है, ये नहीं करना होता है. बेसिक रूल ऑफ थंब है कि 3-4 बेसिक जो कमोडिटीज हैं वो याद कर ली, प्लस जो अभी रिसेंटली न्यूज में है उसको याद करना है. तो आपकी नॉर्मल बेसिक कमोडिटीज कौन सी हैं, जैसे ड्रग्स हो गए, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, फूड स्टफ, आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह. अब जो रिसेंटली कोविड की वजह से ऐड हुई हैं वो है फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स. इस तरीके से प्रिपेयर जो है, बोलते हैं ना वो स्मार्ट प्रिपरेशन, तो इस तरीके से प्रिपेयर करो, बजाय कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए और जो है वहां से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जो है डाउनलोड करा और फिर जो है पूरे का पूरा रट्टा मारना शुरू. वो याद नहीं होता और अंदर याद रहता भी नहीं. एनीवेज आगे चलते हैं. नेक्स्ट, तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हमें अमेंड करने की जरूरत पड़ी क्यों. इंडिया, ये जब एक्ट आया था तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर. हमारे यहाँ कम प्रोडक्शन होता था. अब हम क्या है, सरप्लस हैं. हम एक नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं एग्रीकल्चर के अंदर. बट अभी भी इन इंडियन एग्रीकल्चर देयर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत कम है. डिजायर्ड लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन को एक वेयर हाउस खोलना है, या मोर मेगा स्टोर को या बिग बाजार को वेयर हाउस खोलना है, और उनको चावल, दाल एक्सेट्रा ये सब खरीद के बैठना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे बिकॉज अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट देयर विल बी स्टॉकिंग लिमिट. मतलब गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने वेयर हाउस तो बना लिया, लेकिन आप इसमें जो है 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो एक्सेट्रा इतना ही रख सकते हो. तो अमेजॉन वगैरह जो डील करेंगे टन्स के अंदर, वो वेयर हाउस बनाएगा ही क्यों, वो कोल्ड स्टोरेज बनाएगा ही क्यों. तो इससे क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट वो इंसेंटिवाइज नहीं हो पाता. तो इससे क्या है, हमारे फार्म सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता. तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अमेंड करा है. अब बेनिफिट क्या हो गया अमेंडमेंट से, गवर्नमेंट ने डी रेगुलेट कर दी है कमोडिटी. डी रेगुलेट का मतलब क्या है, इन एसेंस कि जो स्केड्यूल था एक्ट का वहां से डिलीट कर दिया है, वहां से रिमूव कर दिया है कुछ कमोडिटीज, जैसे कि सीरियल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, ऑयल सीड हैं, पल्सेस हैं, अनियंस, पटाटोज एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये अनियन, पटाटो वगैरह अभी न्यूज में थे, तो इनको थोड़ा देख लेना. तो इससे क्या होगा कि अमेजॉन, बिग बाजार एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो लोग देखेंगे कि हाँ गवर्नमेंट जो है कह रही है जितना आपने स्टॉक करके रखना है रखो. जो भी फूड प्रोसेसर हैं बड़े बड़े, वो जितना भी उनको फूड चाहिए, उनको कोई फ्रूट चाहिए, जितना भी उन्होंने स्टॉक करना है वो स्टॉक कर सकें. इससे क्या होगा, अब इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी. अब आगे चलते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आगे लिमिट कभी लगाएगी नहीं. गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा है कि अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वी कैन स्टिल इम्पोज लिमिट बट ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस. मतलब गवर्नमेंट इम्पोज तो करेगी लिमिट्स को, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलामिटी. ये बेसिक याद रखना है पीटी के लिए कि स्टिल देयर कैन बी लिमिट्स इम्पोज्ड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, नेचुरल कैलामिटी एक्सेट्रा. अब आगे चलते हैं. तो इससे होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल 2 एकड़ का, 5 एकड़ का बिग बाजार ने एक वेयर हाउस ले लिया था, लेकिन उसमें वो सिर्फ जो है 100 kg ही रख सकते थे, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो अटेन नहीं कर पाएगा. लेकिन अब जब आपने वो स्टॉकिंग लिमिट्स हटा दी हैं तो दे कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इससे क्या होगा, इससे बिग बाजार, अमेजॉन एक्सेट्रा ये लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी एग्रीकल्चर सेक्टर के.
इससे क्या होगा अल्टीमेटली, देयर विल बी कोल्ड स्टोरेजेस, देयर विल बी वेयर हाउसेस, सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड सप्लाई चेन। तो हमारी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन है वो मॉडर्नाइज हो जाएगी। अब पहले एक रिपोर्ट आई थी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहती थी कि अराउंड 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज दे आर वेस्टेड। मतलब अगर 100 पोटैटोज बने हैं तो अराउंड 33 तो वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज वेयर हाउसेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब जब स्टोरेज फैसिलिटीज बन जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फार्मर का भी भला होगा, कंज्यूमर का भी भला होगा। वो कैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब 33 पेरिश हो गई, खराब हो गई कमोडिटी, ऑटोमेटिकली स्कार्सिटी हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या होगा उससे, फूड इन्फ्लेशन जो अभी देखने को मिल रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है अनियन, पोटैटो एक्सेट्रा, तो प्राइस राइज नहीं हो। सिमिलरली अगर फार्मर का 33% प्रोड्यूस वेस्ट ही हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका लॉस हो गया। अब वो लॉस नहीं होगा। और कभी कभार क्या होता है कि फार्मर जो है उनको पता है कि अब ये बनाना है, एप्पल वगैरह है, ऑरेंज वगैरह है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट हैं, तो ये लोग कभी कभार डिस्ट्रेस सेल करते हैं। डिस्ट्रेस सेल मतलब कि पता है ये 10 दिन के अंदर खराब हो जाएंगे, रखने का कोल्ड स्टोरेज है नहीं, तो ये लोग सस्ते में बेच देते हैं। तो वो भी नहीं होगा, फार्मर के पास भी बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। तो इससे कंज्यूमर के लिए प्राइस स्टेबिलिटी होगी, फार्मर की इनकम जो बोलते हैं हम डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट। अब आगे चलो, तो बाकी का ऑर्डिनेंस है वो है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। एपीएमसी एक्ट में पहले डिस्कस कर चुका हूं, आपको इसकी एसेंस देता हूं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी एक्ट। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर ट्रेड एंड लाइफ स्टॉक का जो ट्रेड है, खरीदना बेचना, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट लॉ बनाते हैं। वो जो लॉ है वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट जिसे हम। अब इसके अंडर फार्मर को अगर अपना प्रोड्यूस बेचना है तो इट हैज टू बी इन एपीएमसी मंडी। एपीएमसी एक्ट के अंदर जो भी मार्केट यार्ड या मंडी को नोटिफाई करा जाएगा वहीं पे फार्मर बेचेगा, बाहर नहीं बेचेगा। प्लस बेचेगा किसको, जो रजिस्टर्ड लाइसेंसी है स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि आपके अर्थिया वगैरह या मिडिलमैन जिन्हें बोलते हैं, ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, वो लोग होते हैं। तो पहली बात तो एक, आपको मंडी में बेचना है और मंडी में भी जो लाइसेंसी है, जिसने लाइसेंस लिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से, उसी को बेचना है। तो इससे क्या होता है, लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम था। तो इससे क्या है, ट्रेड बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हर मंडी का अपना एक लाइसेंस है, हर मंडी की अपनी एक फी है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे आपने पूरे के पूरे स्टेट को डिवाइड कर दिया डिफरेंट मंडीज में, क्योंकि सबका लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। तो अब तो ये नहीं है, ये तो है नहीं कि आपने जो बड़ा स्टेट है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या आपके पंजाब हो गया, या नीचे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां पे आप हर मंडी का लाइसेंस लेके बैठ जाओगे तो प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो इससे क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स इरेक्ट हो जाते हैं। इसी के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके, ऑर्डिनेंस से क्या होगा, गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस के अंदर बोल दिया है कि यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स एज पर योर चॉइस। आप जो है नोटिफाइड मंडी के बाहर भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच सकते। ऑटोमेटिकली क्या होगा, फार्मर जो है अपने नियर बाई मंडी या जो भी नोटिफाइड मंडी है वहां ना बेच के, जहां पे अच्छा प्राइस मिल रहा है वहां पे बेच दे। प्लस ट्रेडर के लिए भी फायदा हो गया। अब ट्रेडर था किसी और एरिया में, लेकिन उसको जो है वहां का लाइसेंस लिया हुआ था, वो दूसरे फार्मर से डील नहीं कर सकता क्योंकि वो फार्मर अपनी नोटिफाइड मंडी में ही बेचेगा। तो वो दोनों आप आपस में सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बैरियर्स थे इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट मतलब हरियाणा दिल्ली के अंदर ट्रेड, इंट्रास्टेट मतलब विद इन हरियाणा स्टेट, तो ये जो बैरियर्स से खत्म हो जाए। Agriculture trade will be allowed to take place outside the physical premises of notified mandis। तो मंडी नोटिफाई करी थी एपीएमसी एक्ट के, उसके बाहर जाके भी किसान बेच सकता है, उसके बाहर जाके भी ट्रेडर खरीद सकता है। अब इससे क्या होगा, पहले फार्मर को पता था कि हाँ इसी अर्थिया को बेचना है और इसी मार्केट के अंदर बेचना है, तो बार्गेनिंग पावर नहीं थी। अब फार्मर क्या करेगा, अब 10 लोग खड़े होंगे खरीदने के लिए, ऑटोमेटिकली फार्मर नेगोशिएट कर सकता है, बार्गेन कर सकता है। सो फार्मर विल गेट बेटर प्राइजेस। तो देयर इज चांस ऑफ
डबलिंग फार्मर की इनकम को डबल करने में कंट्रीब्यूट। प्लस अब जब फार्मर को, अब एपीएमसी एक्ट के अंदर थोड़ा सा जाएंगे, फार्मर को पता है कि एपीएमसी एक्ट के अंदर मुझे इस मंडी में बेचना है और इसी लाइसेंसी ट्रेडर को ही बेचना है, तो वहाँ पे अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो अर्तिया होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, दीज पीपल दे गो फॉर कार्टेलाइजेशन। वो कार्टेल एक ग्रुप बना के जो है वहाँ पे लिटरली ऑक्शन होती है, बोली लगाई जाती है, और ये लोग प्राइस जो है बोली का देते नहीं है फार्मर को, तो फार्मर को अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, तो फार्मर रो पिट के फिर जाता है एमएसपी, और वो एमएसपी क्या होता है, फिर सब्सिडी वगैरह बन जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर जो है पूरा का पूरा लोड आ जाता है। तो अब जब फार्मर को एपीएमसी के बाहर अच्छा प्राइस मिल जाएगा तो इट विल हेल्प द गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट जो फार्मर है वो पूरा रिलाई नहीं करेगा सिर्फ एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो प्राइस होता है जिसपे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज बाई करेंगी डायरेक्टली फार्मर्स, और फार्मर को अगर अच्छा प्राइस मिला तो एपीएमसी मंडी के बाहर बेच देगा, अगर नहीं मिला वो एमएसपी के अंदर आके गवर्नमेंट को बेच। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम टू द फार्मर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद जो ऑर्डिनेंस लेके आई है गवर्नमेंट वो ये है, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। थोड़ा बैकग्राउंड से समझाता हूं। इंडिया में क्या है, हमारा मोर देन 85% ऑफ फार्मर्स दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल। जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। नाबार्ड का डेटा है, ये पुराना डेटा है, 2016-17 का डेटा है। अब तो और एग्रीकल्चर सेंसस का जो डेटा है वो कह रहा है और लो चला गया है। ये एवरेज जो लैंड होल्डिंग साइज है 1.1 हेक्टेयर, ये बहुत छोटा जो है प्लॉट साइज है। फार्मर इन्वेस्ट नहीं कर पाता है इसके अंदर, फार्मर इनपुट्स वगैरह देख के इन्वेस्ट करता है क्योंकि इतना रिटर्न आएगा नहीं। प्लस हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है वेदर वगैरह, तो इससे क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर जो है बहुत ही रिस्की एंटरप्राइज बढ़ गया है, बहुत ही इनएफिशिएंट क्योंकि छोटा सा प्लॉट है, कितना बना लूंगा, कितना इनपुट डाल दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसकी किस लिए, क्योंकि वेदर पे डिपेंडेंस है। इसकी वजह से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस बन गया है, जिसकी वजह से आपने देखा ही है इंडिया में जो है फार्मर सुसाइड वगैरह बहुत होते हैं। फार्मर के गवर्नमेंट को लोन वेवर वगैरह देने पड़ते हैं। अब ऑर्डिनेंस क्या करवाएगा, ऑर्डिनेंस विल फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट फार्म। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक लेज वो है, पोटैटो चिप्स आते हैं, वो लेज वाला जो है 100 फार्मर 500 फार्मर को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, रिटर्न एग्रीमेंट, कि मुझे इतने केजी पोटैटो चाहिए और मुझे ये स्टैंडर्ड चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, और मैं आपको इस प्राइस पे दूंगा, मैं आपसे इस प्राइस पे बाई करूँ। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, फार्मर को सीजन के स्टार्ट में ही जो है अशोर्ड मार्केट मिल गई, यहाँ पे ये मेरा सामान खरीद लेगा और इतने प्राइस पे खरीद लेगा। तो जो रिस्क था फार्मर का, कि जब फार्मर ने जो है प्लांट करा सीड को तो था 100 रुपये केजी, अब जब वो बेचने गया 3 महीने 6 महीने साल बाद तो वो हो गया 20 रुपये केजी। तो रिस्क था मार्केट प्राइस का, वो अब फार्मर के पास नहीं, वो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर के पास। प्लस इसमें क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो जाए। इफ लेज वाला बोले कि मैंने आपको बोला था पोटैटो इस क्वालिटी का चाहिए, वो क्वालिटी का नहीं है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना दिया जो कि टाइमली रिड्रेस करेगा सारे के सारे इश्यूज को। अब इससे फार्मर को क्या फायदा होता है, प्राइस तो अच्छा मिलेगा क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। साथ में फार्मर को ये फायदा होता है कि जो लेज वाला है या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फार्मर को बेटर सीड्स देगा, बेटर टेक्नोलॉजी देगा। तो इससे क्या होगा, फिर अगेन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्लस इट विल हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम। क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम हुई, अगर पोटैटो का प्राइस डाउन भी चला गया तो भी फार्मर को वही प्राइस मिलेगा जिसपे कॉन्ट्रैक्ट। तो फार्मर का बेनिफिट क्या है, डबलिंग फार्मर्स इनकम प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर इनपुट। अब इसमें इट एम्पावर द फार्मर, फार्मर डायरेक्टली एंगेज करेगा प्रोसेसर से। फॉर एग्जांपल रियल जूस वाला है, उसको ऑरेंजेस चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कोई होलसेलर है, लार्ज रिटेलर है जैसे बिग बाजार वगैरह, उसको बासमती चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा फार्मर के। तो इसमें क्या है, जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जैसे बिग बाजार को चाहिए 1000 टन, ठीक है, या 100 टन चाहिए, या जो भी कुछ चाहिए, अब फार्मर से वो डायरेक्ट तो नेगोशिएट करेगा नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फार्मर क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल। यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएटरीज आ जाते थे कि जो जगह जगह फार्मर से इकट्ठा करके लाएंगे और फिर बिग बाजार वाले पे लेके जाएंगे। अब यहाँ बिग बाजार डायरेक्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर से
डायरेक्ट डील करेगा और इंटरमीडिएट्स बीच में खत्म। इससे क्या है, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन वो बंद हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये एक न्यू पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, थोड़ा डिफरेंट समझ लेते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है विच इज एंटायरली एंड डायरेक्टली फंडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सेंटर। मतलब ये वो स्कीम होगी जिसको पूरे की पूरी फंडिंग और पूरे के पूरा एग्जीक्यूशन विल बी डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और ये जो स्कीम होती है उन सब्जेक्ट्स पे होती है विच आर फ्रॉम यूनियन लिस्ट। फिर देखते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है? दीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो है आपने सुना होगा कि जो है ईयर बेसिस पे जो है गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रहता है। फॉर एग्जांपल किसी स्कीम में 50-50 होगा, किसी में 70-30 होगा, किसी में 90-10 भी होता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली सेंटर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट कि उनके जो है इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से हो जाए स्कीम, और सेंटर और स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो अलाइन हो। तो सेंट्रल सेक्टर में क्या होगा, फुल फंडिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होगा, स्टेट बेसिस पे जो है कॉस्ट शेयरिंग होगी 50-50 या 70-30 जो भी, इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंसिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपके कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउसेज वगैरह हैं, या कम्युनिटी के फार्मिंग एसेट्स वगैरह हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जाए, उसके लिए ये फाइनेंसिंग या फंडिंग प्रोवाइड करेगी। तो किस तरीके से, इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू, वो भी समझाता हूँ क्या होता है। अब थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस प्रोवाइड कर रही है। ये लोन दिए जाएंगे थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लोन देंगे किसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, फार्मर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देंगे इस स्कीम के अंदर, इससे कि वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो इंफ्रा है, एक कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज वगैरह, वो बना सके, वो एस्टैब्लिश कर सके। अब इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एफपीओ है या एक फार्मर है, वो एसबीआई के पास गया लोन लेने। एसबीआई का लोन रेट था 10%। अब इंटरेस्ट सबवेंशन के अंदर क्या होगा, फार्मर ने 10% पे लोन ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी एसबीआई को कि आप 7% जो है फार्मर से ले लेना और 3% जो है वो मुझसे ले लेना। तो फार्मर को अल्टीमेटली कितना पड़ा, 7% पे लोन मिल गया। ये तरीके से गवर्नमेंट की एक असिस्टेंस है फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जनरली ये लोग लोन क्यों नहीं देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, एफपीओ हो या फार्मर्स वगैरह हो इनको, क्योंकि इनके पास कोलैटरल नहीं होता है, प्लस दे आर रिस्की बोरोवर। क्योंकि किसान ने फसल उगाई, बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो उसके बाद वो लोन रीपे नहीं कर पाए। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है गारंटी भी प्रोवाइड कर रही है स्कीम के अंदर, दैट इज इफ यू प्रोवाइड मनी एंड इफ द काउंटर पार्टी इज अनेबल टू रीपे, देन द पेमेंट विल बी मेड फ्रॉम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड कर रही है फॉर अ लोन अप टू 2 करोड़। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कैटास्ट्रॉफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सटर्नल सेक्टर के लेक्चर। आईएमएफ ने $500 मिलियन की एक ग्रांट दी है, इसमें की जो डेट पेमेंट थी वर्ल्ड की मोस्ट पुअर कंट्रीज की, वर्ल्ड की 25 मोस्ट पुअर कंट्रीज हैं, उन्होंने जो डेट की पेमेंट करनी थी उस पेमेंट की कैंसिलेशन कर दी है, इसलिए ग्रांट दिया है आईएमएफ। ये याद रखना, ग्रांट किसको दिया है, टू द पुअरेस्ट 25 कंट्रीज, एंड these countries are member countries of IMF to tackle the COVID-19 पैंडेमिक। तो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं और मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ की, ऐसा नहीं किसी को भी दे दिया, मेंबर कंट्रीज को दिया। और किस लिए दिया है, टू टैकल कोविड-19 पैंडेमिक। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
सीसीआरटी के अंदर आईएमएफ ने ग्रांट दिया है फॉर डेट रिलीफ। अब ये डेट रिलीफ कौन सा वाला? डेट रिलीफ मतलब इन कंट्रीज में पैसा वापस लौटाना था। वो पैसा किसको लौटाना था? आईएमएफ को। तो आईएमएफ को ये लोग पेमेंट नहीं कर पाते तो बहुत मुश्किल से कर पाते। इसके लिए आईएमएफ ने वो पेमेंट के लिए ग्रांट दे दिया है, वो पेमेंट कैंसिल करवा दी। अब ये किस लिए दिया गया है? बिकॉज दीज कंट्रीज, ये फंड कब यूज करा जाता है? व्हेन सच पुअरेस्ट कंट्रीज दे आर हिट बाय कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिजास्टर और पब्लिक हेल्थ डिजास्टर। जैसे कि कोविड-19 क्या है? पब्लिक हेल्थ डिजास्टर। और एक चीज याद रखना, इस फंड के अंदर जैसे कि अभी तो इन्होंने 6 मंथ्स के लिए जो पैसा, जो भी ईएमआई वगैरह थी वो कैंसिल करवाई है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फुल कैंसिलेशन भी अवेलेबल होता है सीसीआरटी के अंडर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब रिलीफ जो है दिया क्यों जाता है स्कीम के अंदर, इस फंड के अंदर क्यों देता है आईएमएफ रिलीफ? क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट अस से एक पुअर कंट्री है, उन्होंने 1 लाख उनके पास पड़ा हुआ है। 1 लाख हैज टू बी गिवन टू सम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मे बी सम इम्पोर्टर। इसने उन्हें कोई एसेंशियल कमोडिटी दी थी, सॉल्ट, अनियन, पोटैटो एक्सेट्रा, एनीथिंग। और वही हाथ ही में 1 लाख का लोन वापस लौटाना है आईएमएफ को। अब दे तो एक को ही पाएगी ये पुअर कंट्री, दूसरे पे डिफॉल्ट कर देगी। अगर डिफॉल्ट कर दिया तो फाइनेंशियल मार्केट में पैनिक हो जाता, प्लस इनकी जो है डाउनग्रेडिंग हो जाती। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू क्रिएट हो गया कि आपके पास फॉरेक्स नहीं है पेमेंट करने। अब जब आईएमएफ ये बोल देगा कि ठीक है आप मेरी पेमेंट मत करो, मैं आपको ग्रांट देता हूँ, ये 1 लाख रुपये आप मुझे मत दो, ये आप उस इम्पोर्टर को दे पाओगे। पुअर कंट्री है वो इम्पोर्टर क्यों जो भी ऑब्लिगेशन है 1 लाख रुपीज़ का उसको ऑनर कर पाएगी, उसको पे कर पाएगी। तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एमर्ज नहीं होगा। तो ये इसका एम होता है। प्लस अब आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज हो गए। मान लो यहाँ पे अभी वो जो इम्पोर्टर था वो पिक्चर में नहीं है, सिर्फ आईएमएफ को 1 लाख जाना था और 1 लाख ही है उस पुअर कंट्री के पास। अब जब ग्रांट मिल गई, कैंसिल हो गई पेमेंट, तो वो 1 लाख आपके पास फ्री हो गया। 1 लाख आप क्या कर सकते हो? कोविड के लिए पीपीई किट ले सकते हो, फेस मास्क ले सकते हो, जो आपका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये आईएमएफ की हेल्प है और पुअर कंट्री। अब ये याद रखना है कि ये जो फंड है, कभी कभार यूपीएससी क्या करेगी, बोल देगी कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो डू रिमेंबर दैट दिस सीसीआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ईबोला आउटब्रेक इन 2015। 2015 में ईबोला आउटब्रेक हुआ था, तब ये एस्टैब्लिश करा गया था, कोविड-19 में नहीं, अभी सिर्फ मॉडिफाई करा गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। रिसेंटली आरबीआई की रिपोर्ट आई है दैट इंडियंस ने जो पैसा भेजा है एलआरएस के अंडर, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ अराउंड 61% बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रेजिडेंट इंडियन, याद रखना वर्ड सिटीजन नहीं है। पीटी के लिए ये छोटी छोटी डिटेल्स ही अंदर एग्जाम में जाके कभी कभार तंग कर देती हैं अगर रिवीजन थॉरो ना हो तो। क्योंकि कभी लोग हैं सिर्फ स्कैन करके वहाँ पे सिटीजन आया, उसने सिटीजन आपने टिक कर दिया, वहाँ नेगेटिव मार्किंग हो जाए। वो सब से बचना है और जो वर्ड्स हैं थोड़ा डिटेल्स पे उन पे ध्यान देना है पीटी के लिए। तो यहाँ पे रेजिडेंट इंडियंस की बात करी गई है, सिटीजन्स की नहीं। तो रेजिडेंट इंडियंस ने अराउंड $18,750 million भेजे थे अंडर एलआरएस इन द फाइनेंशियल ईयर विच एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। इतना पैसा हम इंडियंस भेजते। तो रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ गया पैसा? मनी सेंट फॉर ट्रैवल, मनी सेंट फॉर स्टडीज अब्रॉड, जैसे हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, किसी के जो है वहाँ पे गए थे रहने के लिए, जो भी काम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो वहाँ पे रिलेटिव्स को पैसा दिया गया। या किसी ने इन्वेस्ट करा, इक्विटी डेट, याद रखना इन्वेस्टमेंट का पैसा भी इसके अंदर है। तो आप इंडिविजुअल हो, आपने इन्वेस्ट करा बाहर की किसी इक्विटी में या डेट में, कोई स्टॉक खरीद लिया आपने, अमेजॉन का आपने स्टॉक खरीद लिया, फेसबुक का, तो वो पैसा भी एलआरएस के। देन आपने कोई डोनेट करा, कोई कॉज है उसको लेके बहुत मूव हो गए, आपने अफ्रीका के अंदर डोनेट कर दिया या आपने किसी और कंट्री के अंदर डोनेट कर दिया, ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही पैसा बचाएगा। देन गिफ्ट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो लोग जाते रहते हैं कई बार, वो सारा पैसा एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर। अब थोड़ा स्कीम को डिटेल में देख लेते हैं।
LRS क्या है? इट इज़ अ स्कीम ऑफ RBI। ये याद रखना, ना ही स्टेट की है, ना ही सेंटर की है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे इंट्रोड्यूस करा था इन ईयर 2004। ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रिमेंबर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर, छोटे बच्चे भी, दे आर अलाउड टू रेमिट। रेमिट मतलब बाहर भेज सकते हैं अप टू 2,50,000 US डॉलर। रुपए की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल रुपए की नहीं, बस डॉलर की बात हो रही है। और एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, अब कौन नहीं भेज सकता इस स्कीम के अंडर पैसे? हु आर नॉट एलिजिबल टू सेंड और रेमिट मनी द LRS की? कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट एक्सेट्रा, वो इसके अंदर नहीं भेजे। बेसिक यहाँ पे याद रखना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि हो सकता है कि इंडिविजुअल आप ने जो है एग्जाम के अंदर सोचो यार, हाँ यार हिंदू, कहीं हंच पे आप लोग प्ले कर जाओ कि हाँ यार HUF को तो अलाउड होगा ही होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी अलाउड नहीं है, ट्रस्ट को भी अलाउड नहीं है। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो रेमिट किस लिए कर सकते हैं? एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, ट्रैवलिंग के, प्राइवेट हो या बिजनेस ट्रैवल हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, स्टडी गिफ्ट एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट है शेयर वगैरह में, इवन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपने कोई वहाँ पे जो है हाउस वगैरह लिया है, या कोई स्टूडेंट गए तो कोई होते हैं रिच क्लास के, तो वहाँ पे वो घर लेकर दे दिया ताकि जो है ढंग से रहें, एक फ्लोर लेके दे दिया या रूम लेके दे दिया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह है, वो बाई करोगे, उसके लिए भी पैसा LRS के अंडर ही जाएगा। अब प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन वैसे तो मतलब इसके अंदर जो बेकार की थी वो तो बहुत सारी थी। एक चीज़ ये याद रखना, क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में है, FATF आजकल। FATF कैपिटल अकाउंट रेमिटांस, कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो जा रहा है पैसा, मतलब जो शेयर, डेट वगैरह में या कोई एसेट्स वगैरह खरीदने में जो पैसा जा रहा है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, गुड सर्विसेज वगैरह का, वो करंट अकाउंट होता है। बाकी जो एसेट का सेल परचेज वगैरह है, शेयर है, डेट वगैरह है, वो आपका कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट में अगर पैसा बाहर जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन कंट्रीज में जिससे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने डेजिग्नेट करा है एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्री या टेरिटरी, तो वो अलाउड नहीं है इस स्कीम के अंदर, उनको पैसा नहीं जाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पदे स्कीम। पदे स्कीम क्या है? स्किल मैपिंग एक्सरसाइज फॉर रिटर्निंग सिटीजन। क्या हुआ कि जब कोविड-19 आया तो लॉकडाउन हुआ है। अब लॉकडाउन हुआ तो ऑल ओवर ग्लोब लॉकडाउन हुआ, ऑटोमेटिकली इसकी वजह से जो हमारे यहाँ से इंडिविजुअल गए हुए थे बाहर जॉब करने के लिए, जो कि रेमिटांस भेजते हैं इंडिया, वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए, और फिर वो लोग सब वापस आना शुरू कर दिया उन लोगों ने इंडिया में, क्योंकि वी डोंट नो व्हेन कोविड विल बी ओवर। वहाँ पे जो है लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंट्री। ये लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्वदेश स्कीम लेके, वो देख लेते हैं क्या है। स्वदेश क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन। ये चीज़ याद रखना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एम्पावर करेगी रिटर्निंग सिटीजन्स को, नॉट रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स को, बाई प्रोवाइडिंग देम रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसमें आपको एसेंस समझा देता हूँ कि बेसिकली जो वापस आ रहे हैं उनका सिटीजन्स का एक डेटाबेस बनाया जाएगा, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट दीज पीपल पोजेस। इनके पास कौन कौन सा स्किल सेट है, वेदर दे आर IT प्रोफेशनल्स, वेदर दे आर प्लम्बर, ड्राइवर, बैंकर एक्सेट्रा। तो जब आपके पास पूरा का पूरा स्किल का आपका एक डेटाबेस बन गया, इट विल हेल्प इन फुलफिलिंग डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, स्किल लेबर की शॉर्टेज रहती है। इंडियन कंपनीज को भी स्किल लेबर चाहिए, फॉरेन कंपनीज को भी स्किल लेबर चाहिए, और आपके पास जो है रेलेवेंट इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके पास स्किल है। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा पाएंगी गवर्नमेंट। अब वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन के अंदर इट इज एन इवैक्यूएशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन्स कोरोना वायरस और कोविड-19 की वजह से जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जैसे कि हर कंट्री ने ट्रैवल बैन कर दिया, लेकिन दूसरी कंट्रीज को अलाउ कर रहे हैं, जैसे कि US ने ट्रैवल बैन कर दिया, लेकिन इंडिया को अलाउड है कि अगर कोई सिटीजन इंडिया का वापस जाना चाहता है तो दे कैन गो। उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लाइट चलाई हैं, दीज आर अंडर वंदे भारत मिशन। ये इवैक्यूएशन एक्सरसाइज हैं अंडर कोविड-19। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है?
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये याद रखना है, आपके स्वदेश की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनएसडीसी को थोड़ा देख लेते हैं। ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसको इनकॉर्पोरेट करा गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये याद रखना, ये सेक्शन 25 वगैरह ये कोचिंग वाले वगैरह डाल देते हैं, उसकी सेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव। इट वॉज सेटअप बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ पीपीपी। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे एस्टैब्लिश्ड वह कॉरपोरेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे एस्टैब्लिश करा। अब जब पीपीपी है तो मतलब गवर्नमेंट की भी ओनरशिप है और प्राइवेट सेक्टर की भी ओनरशिप। तो हियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन ओन करता है इस कंपनी में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। MSDE 49% स्टेक है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। प्राइवेट सेक्टर के पास है 51% स्टेक। इट इज अ पीपीपी। अब इसका एम क्या है एनएसडीसी का? प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये क्या क्रिएट करती हैं? लार्ज और प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशन। वोकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब तो स्किल डेवलपमेंट वगैरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रॉफिट। ऐसे इंस्टीट्यूट्स को क्रिएट करने में, एस्टैब्लिश करने में ये हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली ये स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है एनएसडीसी। इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब।